प्रोग्राम केपी टाइम के साथ मैं हूँ समर खटक। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में अगर देखें तो 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात में जो यहाँ पे इस्लामाबाद की नशिस्त पे जो कुछ हुआ, कल वही अपसेट सेनेट चेयरमैन और डिप्टी सेनेट चेयरमैन की इंतखाब में हुआ। सिर्फ कहानी के किरदार तब्दील हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 42 वोट, जबकि हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी साहब को 48 वोट मिले। इसी तरह डिप्टी चेयरमैन सेनेट के जो उम्मीदवार थे उनमें हुकूमती उम्मीदवार जो है उनको 54 वोट, जबकि अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं उनको 44 वोट मिले। इसी पे ही आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वो जो 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं, जो मसला इस वक्त खड़ा हुआ है, उस पर आज के प्रोग्राम में बहुत डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे 2 एक्सपर्ट्स ने ज्वाइन किया है। मैं पहले मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुबारक ज़ैब साहब। सर, आपको केपी टाइम में खुश आमदीद कहती हूँ। उनके साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट अफजल जावेद साहब, आपको भी केपी टाइम में खुश आमदीद कहती हूँ। सर, इमरान खान साहब ने जो बयानिया दिया था कि खुफिया बैटिंग हुई तो अपोजिशन रोएगी, तो आप समझते हैं कि वो उनका बयानिया जीत गया है? देखिए, इशू ये है कि ये भी अपनी जगह पे एक हकीकत है कि सेनेट के इंतखाबात फिर इससे पहले कभी इतनी सीरियसली नहीं लिया गया था जिस तरह इस बार हुआ है, और जिस तरह सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वॉल्व हो, क्योंकि एक नंबर गेम है और एक अंडरस्टूड सी बात होती है कि किस पार्टी की क्या पोजीशन है और क्लियर। तो कभी भी इस तरह नहीं, लेकिन इस बार एक बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोचेस अडॉप्ट की गए हैं, और एक चूँकि एक जॉइंट अलाइंस बन गई है 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और वो इस प्लेटफॉर्म पे ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने ये कहा था कि हमने पार्टिसिपेट भी करना है और फाइट भी करना है और जीतना भी है। और फिर हमने देखा कि हफीज़ शेख को जिस तरीके से हराया गया, और एक ये कभी भी इस तरह नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह का फोकस्ड एक वो टारगेट बनाया गया था, और यूसुफ रज़ा गिलानी एक जॉइंट कैंडिडेट हुआ, तो ये एक पूरा एक स्टेज बन गया था। ये ऐसा नहीं है कि एक ऑल ऑफ ए सडन है, और ये एक बेसिकली इस यूसुफ रज़ा गिलानी की विन को वो लिंक कर रहे थे विद नो कॉन्फिडेंस ऑन द गवर्नमेंट और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर। तो ये बेसिकली उस डायरेक्शन का एक वो था, ये सिर्फ एक सीट या चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन का नहीं था, बल्कि ये वो चाह रहे थे और एक मॉरल और एक प्रेशर बिल्ड कर रहे थे कि हम इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक सेट प्लान था अपोजिशन पार्टीज़ का अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये उस स्टेज का जो प्लेयर्स थे और जो लोग इन्वॉल्व थे, और दोनों साइड से एलिगेशंस भी हुई हैं, दोनों साइड से पैसों की बातें भी हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बातें भी हुई हैं, वैसी और प्रेशर टैक्टिक्स की भी बातें हुई हैं। ये जो एलिगेशंस है, ये दोनों साइड से हुई हैं, लेकिन एंड पे जो कल देखा गया है वो वही है कि जो कैंडिडेट है जो कि दोबारा उसने रिटेन कर दिया अपनी पोजीशन को, और फिर जो डिप्टी चेयरमैन का हमने देखा तो उसका मार्जिन और भी बढ़ गया। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो सिस्टम है जिसका बयानिया इमरान खान बता रहे थे, तो वो बयानिया के जब उसने बात की और अपोजिशन उस चीज़ के ऊपर नहीं आ रहे थे बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स के ये टाइमिंग ठीक नहीं है, पहले से होना चाहिए था, व्हाटएवर जो भी था, लेकिन उसने उस बयानिए को कम तकवीर दी, इस्टेब्लिश कर दिया और उसको स्ट्रेंथन कर दिया, और सबके सामने चीज़ नज़र भी आ गई कि उनके नंबर्स पूरे नहीं थे, नंबर्स अपोजिशन के थे, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों सीट्स जो है वो रूलिंग गवर्नमेंट की कैंडिडेट जीत गए। अफजल, आप क्या कहेंगे कि पीडीएम के जो वोट मुस्तरद हुए हैं, जो 7 वोट हैं, ये दानिस्ता तौर पे हुए हैं, गलती की गई है, या इनकी इंटेंशंस नहीं थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिए जाए? देखें कि जिस तरीके से कल सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, पूरा दिन हम उसको कवर करते रहे, और हमने बड़ी चीज़ महसूस की कि जिस तरीके से जो 11 जमातों का अलायंस था पीडीएम का,
वो जिस तरीके से अपना प्रेशर बना रहा था वो कल हमें बिल्कुल नज़र नहीं आया। बड़े ही खामोशी के साथ तमाम सेनेटर्स और रहनुमा आते रहे और आके अपनी प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेते रहे। तो अलग गुजार ये रहा है, वो तो कैमरे तो थे, कैमरे आइडेंटिफाई हो गए, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। सेक्रेटरी सेनेट ने भी कह दिया था, प्रेसिडिंग ऑफिसर ने भी कह दिया था कि इसकी इंक्वायरी कराएंगे। इवन के चेयरमैन सेनेट जो मुंतखब है सादिक सराज, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि इसकी बिल्कुल इंक्वायरी करवाई जाएगी, जो भी होगा चीज़ सामने आएगी। लेकिन सवाल यही आपका जो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है कि लगता है कि पीडीएम के अपने लोग ही ना तो यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ थे, ना ही मौलाना गफूर हैदरी के साथ थे, और उनके अंदर भी हर पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी हमें नज़र आ रही थी। पीपल्स पार्टी की कोई और लाइन नज़र आ रही थी, वो कह रहे थे न्यूट्रल हैं और हम बड़े ही पुरुमीद हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी सब खुद कह रहे थे कि वो बड़े पुरुमीद हैं कि उन्हें 50 वोट्स ज़रूर पड़ेंगे, लेकिन जब बैलेट बॉक्स खुले हैं तो 42 वोट डले और 7 वोट उनके रिजेक्ट हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी के अपने लोग भी लगता है नहीं चाहते थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं वो चेयरमैन सेनेट बने या मौलाना गफूर हैदरी साहब। अगर आपको खुद आपने देखा कि किस तरीके से जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तो उसमें से कोई वोट मुस्तद नहीं हुआ। अगर पूरी पीडीएम और पूरी अपोजिशन जमातें अगर एक जगह पे होती, एक पेज पर होती, तो यकीनी तौर पर तो कोई चांस ही नहीं था कि मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन जाते। उस सीट पर तो फिर मौलाना गफूर हैदरी को बैठना चाहिए था। तो मामला जो हैं अब पार्टी के अंदर हमें तो ये नज़र आ रहा है कि इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। तलाल चौधरी साहब ने ट्वीट कर दिया, उसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रीट्वीट कर दिया। तो पीडीएम ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जिन्होंने किए, सबके बयानी अलग अलग, आपको नहीं लगे? आप ये देखें कि पहले जब पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें कमर जमान कहरा थे, एहसान इकबाल थे, राजा परवेज अशरफ थे, लेकिन उसके बाद जो असल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की थी। सिर्फ पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पूरी पीडीएम के ऊपर। ना हमें उसमें मौलाना फजल रहमान साहब नजर आए, ना हमें उसमें मरियम नवाज साहिबा नजर आई, नहीं दीगर जो पीडीएम की क्यादत है। अब राब्ते हुए हैं तो आवाम को कब तक ये लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे कि आवाम को कब तक ये लॉलीपॉप दिया जाता रहेगा कि हम इकट्ठे हैं, हम किस सिस्टम के खिलाफ हैं। पहले तो अब इनको अपना ये बयानिया ठीक करना पड़ेगा, क्या वो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ हैं या वो सब के सब 11 की 11 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए रास्ता देख रही हैं कि उन्हें कोई भी वे आउट मिल जाए, किसी भी तरीके से वो इक़्तिदार में आ जाए तो तब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इन मामलात में तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में तो और हालात ख़राब होंगे, पीडीएम में मजीद टूट फूट होगी। और लगता यही है कि अब जिस तरीके से सेनेटर्स ने, आप ओपोजिशन के सेनेटर्स ने, गवर्नमेंट या किसी अलायंस के सेनेटर्स नहीं थे, उन्होंने इस पीडीएम के नामजद करदा उम्मीदवारों को मुस्तरद किया है, तो पीडीएम का मुस्तकबिल हमें कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। इसी भी बात करते हैं मुबारक ज़ैब साहब, ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब का अगर हम सियासी कार्ड देखें तो वो बहुत ज़्यादा है मिर्ज़ा अफरीदी से। यहाँ क्या जादू चल गया कि वो इतने वोट लेके 54 वोट ले लिए? देखिए इशू ये है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये पूरा एक गेम था और इस गेम में हर जिस तरह अफजल जावेद ने बड़े अच्छा वो कि ज़्यादा पॉलिटिकल इंसाइट और पार्लियामेंट का करते हैं, तो इसको जो बातें आपको उन्होंने बताई और कि जो चीज़ें वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो होने जा रहे हैं। लेकिन देखो इसमें अलमिया ये है कि यही यूसुफ रज़ा गिलानी था जिसको डिस्क्वालीफाई कराया था पीएमएलएन गवर्नमेंट ने। जरदारी साहब की सियासत देखो कि उन्होंने उसी यूसुफ रज़ा गिलानी को कैंडिडेट बनवाया और पीएमएलएन से उससे इलेक्ट करवाया, यानी उन्होंने उसी पार्टी से सपोर्ट दे के बैक करा के उसको इलेक्ट करवाया और सेनेट का चेयरमैन का कैंडिडेट भी बनवाया। यानी यहाँ पे तो जरदारी साहब यहाँ तक तो वो अपने उस पोजीशन में कामयाब हो गए कि उन्होंने अपनी उस बंदे को जिसको डिस्क्वालीफाई कराया था पीएमएलएन गवर्नमेंट ने, उसको पीएमएलएन गवर्नमेंट से इलेक्ट करवा के सेनेट में कैंडिडेट बनवाया। वहाँ तक तो उसकी सियासत में वो कामयाब हो गया और उन्होंने पीएमएलएन का जो वो बयानिया था उसको उन्होंने पीएमएलएन ही की थ्रू रद्द करवाया। दूसरा जो इसमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि मौलाना साहब तो ऑलरेडी इस पूरी प्रोसेस के ख़िलाफ़ थे। मौलाना साहब तो कह रहे थे कि नहीं हमें बाइकआउट करना चाहिए, हमें नहीं, कि मौलाना साहब बड़े रिलैक्स मूड में, क्योंकि मौलाना साहब का जो स्टैंड था वो कल साबित भी हो गया और वो क्योंकि उनको पता था कि होगा यही। तीसरी बात ये है कि जब गवर्नमेंट का बयानिया और इस इलेक्शन से पहले उन्होंने पूरा एक प्लान के तहत सारा कर दिया कि पार्लियामेंट में आए, लेकिन पार्लियामेंट में ले नहीं किए अमेंडमेंट्स, पार्लियामेंट में लेकर आए और
अपोजिशन पार्टीज ने बगैर सोचे समझे शोर शराबा करना शुरू कर दिया। अगर वो इसको ले करने देते और रिजेक्ट करवा देते ना, तो फिर भी उसका इतना वो नहीं बनता, इम्पैक्ट नहीं बनता। लेकिन उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया और उनको मौका मिल गया और उन्होंने प्रोलॉग करके और आर्डिनेंस लेकर आए उस अमेंडमेंट्स के। अब आर्डिनेंस के लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए और वो इसी तरह उसके ऊपर पॉलिटिक्स करते रहे और अपना बयानिया आवाम तक पहुंचाते रहे और इस पर खासा उन्होंने अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया। यहीं भी पीडीएम ने की गलत पॉलिसी की वजह से ये सारा कुछ हो गया। और आखिर में जो इन्होंने गवर्नमेंट को स्पेस दे दी उस बयानिया को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए कि जब उन्होंने हफीज़ शेख की, यानी जो नंबर्स थे गवर्नमेंट के पास और उन्होंने हफीज़ शेख को हराया, वो हारना जिस गेम के तहत हुआ है उसके तहत कल का इलेक्शन जस्टिफाई हो जाता है। यानी अगर हफीज़ शेख वाला ना होता तो गवर्नमेंट किस ग्राउंड पे ये आर्ग्यू करते या ये बयानिया को आगे लोगों तक पेश करते कि हाँ हमने, जब उनके तो ओपन नंबर्स थे वो नहीं थे, वो पूरे नहीं होते। लेकिन जब अपोजिशन ने सेलिब्रेट कराया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ट्वीट भी मौजूद है कि डेमोक्रेसी विंस, जब हफीज़ शेख हार गया और ये यूसुफ रज़ा गिलानी जी के, तो जब उस वक्त डेमोक्रेसी विन कर गई तो कल क्या डेमोक्रेसी विन नहीं? मतलब इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि एक जगह पे आप एक गलत चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं तो दूसरी जगह पे आप कैसे कहें कि नहीं ये वाला गलत है और हमारा वाला ठीक। और यही वजह थी, इन्हीं वजह से जो प्लेटफॉर्म इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। बड़ी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स पड़े हैं गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के, उन्होंने कहा कि हम भी उसी टोन में जवाब देंगे और ये छुपी हुई बातें नहीं हैं, ऑन कैमरा सारे मिनिस्टर कह चुके थे और बोल चुके थे और फिर यहाँ तक बात आ गई थी कि स्टेट का भी वो है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो 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 पॉलिटिक्स हुई हैं तो उनमें से लग ये रहा है कि अपोजिशन जो है उन्होंने जो सियासत की है वो ऑन द वीकर साइड रहे और गवर्नमेंट जो है उन्होंने कर दिया और कल उसके रिजल्ट भी सामने आ गए और गफूर हैदरी साहब उसका मेजर विक्टिम रहा। इंटरेस्टिंग वो फिगर्स, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं, लेते हैं छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब्दुल जावेद साहब, अगर देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। जिस तरह 98 जो वोट हैं वो कास्ट हुए हैं, 48 संजानी साहब को मिले हैं, इसी तरह 42 जो है वो गिलानी साहब को मिले हैं, 7 वोट जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। वोट का अगर हम पीडीएम ने जो दावा किया था कि गिलानी साहब के वाले से 42 हैं और 7 रिजेक्ट हुए हैं, तो देखें 49 बनते हैं। ठीक है, ये जो 7 गलतियाँ हुई हैं, 14 में से अगर 7 जो रिटायर नहीं हुए, आप नहीं समझते ये वही है? मैं तो एक बात आपको बताऊं खुल के कि जब वोट डालने के जो मामला थे, जब अगर आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बड़ी कोशिश थी कि शो ऑफ हैंड्स करा लें। अगर वो शो ऑफ हैंड्स कराने के मामला पर अगर 11 जो जमातें हैं पहले ही मुतफिक हो जाती तो आज उन्हें ये शर्मिंदगी ना देखना पड़ती। उनको पता चल जाता कि उनके अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो उनके धोखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ मिस्टेक तो उसकी भी है ना, हुकूमत की टाइम पे तो नहीं लेके आए ना, एंड टाइम पे लेके आए कि शो ऑफ हैंड का अगर 6-7 महीने पहले लाते, इस पे डिबेट होती, बात होती तो फिर तो देखिए उस ऑर्डिनेंस को लेके जो है अपोजिशन जमातें सुप्रीम कोर्ट गई और चैलेंज किया कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं सेनेट की प्रोसीडिंग के हवाले से, सेनेटर्स के इलेक्शंस के हवाले से, उसमें तब्दीली नहीं लाई जा सकती। इमरान खान साहब यही कहते रहे कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर जो इलेक्शंस है उसमें हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म हो, पैसे का सिलसिला चलना ख़त्म हो। अगर उस दौरान अगर इमरान खान साहब की बात मान ली जाती तो यकीनी तौर पे आज जहाँ पर सादिक संजानी चेयरमैन सेनेट हैं वहाँ पर यकीनी तौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को होना चाहिए था, जहाँ पे जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट बैठे हैं वहाँ पर गफूर हैदरी को होना चाहिए था। तो मामला जो है अब तो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और अब जो 7 वोट हैं बल्कि 8 वोट है, क्योंकि कुल 8 वोट जो है वो मुस्तरद हुए थे और इन 8 वोटों में जहाँ 7 जो ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे प्रेसिडिंग ऑफिसर ने, अब सारी चीज़ें, सबसे आसान चीज़ अपने व्यूवर्स को बताने वाली है कि उर्दू में एक तो बैलेट पेपर बनाया गया, उर्दू में हदायतनामा बनाया गया और बार बार
जब ये सेनेट की प्रोसीडिंग शुरू हुई इलेक्शन के हवाले से, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से, अपोजिशन जमातों का अपने जो कमेटी नंबर 2 में इजलास हुआ, वहां पे सबको समझाया गया मेंबरान को कि किस तरीके से वोट कास्ट करना है। ये अपोजिशन जमातों के कायदीन ने सबको समझाया। इसी तरह हुकूमती जमातों के रहनुमाओं ने भी अपने तमाम मेंबरान को समझाया। तो फिर वो क्या वजूहात हैं कि वो इतना समझाने के बावजूद भी पढ़े लिखे सेनेटर्स जो है उन्होंने जानबूझकर अपने वोट्स खराब किए, यूसुफ रजा गिलानी को हरवाया। तो मामलात जो हैं, देखें लीगल जो लीडरशिप है, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहां पर मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब भी मौजूद थे। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नर सिंध भी वहां पर आए हुए थे। सीएम पंजाब जो है मुसलसल टेलीफोन पर अपने अपडेट्स लेते रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो है क़यादत तो मौजूद थी, लेकिन सवाल ये कि मरियम नवाज साहबा कल कहाँ थी। मरियम नवाज साहबा अगर कल पार्लियामेंट आ जाती तो शायद कोई इन तमाम मामलात के हवाले से कोई हालात कुछ तब्दील हो जाते। मरियम नवाज साहबा तो कल पार्लियामेंट में ही नहीं थी, आसिफ अली जरदारी साहब पार्लियामेंट में नहीं थे। ये वो लोग हैं जब कौमी असम्बली में जब सेनेट के मेंबर का इलेक्शन हो रहा था, यूसुफ रजा गिलानी को जितवाना था, हफीज शेख को हरवाना था, तो तमाम क़यादत यहाँ पर आई हुई थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग कहाँ पर गए थे, ये लोग क्यों गायब रहे जहां पर इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा था और इतने कॉन्फिडेंट थे खुद पूरी पीडीएम कि यूसुफ रजा गिलानी साहब डिप्टी जो चेयरमैन सेनेट है वो बन जाएंगे। ठीक है, मुबारक ज़ेब साहब, फ़र्ज़ करें नून लीग ने मिर्ज़ा अफरीदी साहब को वोट दिए हैं और यूसुफ रजा गिलानी के साथ जो वोट रिजेक्ट हुए हैं इसमें वो नून लीग के हैं, तो ये मौलाना साहब के लिए और जो जरदारी साहब हैं उनके लिए क्या पैगाम है इसमें? पैगाम तो तब बनता ना कि जिस तरह के अफजल साहब ने बड़ी क्लियर कट कहा कि कल इस तरह मरियम बीबी हर वक्त अवेलेबल होती हैं और कल का इतना सीरियस किस्म का एक इलेक्शन हो रहा था और वो नहीं थी। और इससे पहले उसके जो मियां नवाज शरीफ साहब का एक रात पहले का जो बयान आता है और फिर वो भी बड़ा एक सीरियस किस्म का बयान है और उसका एक अलग जो किसी उसके रेलेवेंस भी बनती हैं, लेकिन वो उस कॉन्टेक्स्ट के बगैर आप ये बात नहीं कर सकते कि क्या क्या चीज़ें हो रही थी। लेकिन जो एक चीज़ नज़र से गुजरी है कि आप सब लोगों ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि ये जो सोशल मीडिया पे जो वो बैलेट का वो जो फ़ोटो सर्कुलेट हो रहा है, अगर आप लोग दोबारा इसको देख ले तो उसमें मज़े की जो चीज़ सामने नज़र आ रही है, वो जो स्टैंप लगा हुआ है वो नाम के किसी हिस्से पे नहीं है, वो सेनेटर के ऊपर है। आप लोग इसको ज़रा दोबारा देख ले कि वो जो बैलेट है उसमें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, यानी इस सैयद से लेकर गिलानी तक इधर इन सारे जो उनका नाम है, नाम के ऊपर नहीं है, जो जहाँ पे सेनेटर लिखा हुआ है स्टैम्प सेनेटर के ऊपर लिखा हुआ है। इससे भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्या वजह है कि भाई ये बंदा सिर्फ सेनेटर के ऊपर क्यों स्टैम्प करे, यानी नाम पे नहीं कर रहे, सिर्फ स्टैम्प कर रहे हैं तो सेनेटर के ऊपर कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि बाकी 6 जो वोट है उसमें भी यही ट्रेंड है। ये तो इन्वेस्टिगेशन जो होगी या जो इसको देख रहे हैं वो उसको देखेंगे, लेकिन ये नज़र से गुजर जो बैलेट गुजरी है उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऐसा नहीं है कि नाम के ऊपर उन्होंने स्टैम्प क्यों नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सेनेटर के ऊपर क्यों किया। तो इससे भी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन हो सकती है जो मैं नहीं कराना चाहता, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये वही 7 वोट है जो नेशनल असम्बली में भी हुए थे। सेम गेम सेम है, यानी जो गेम उधर हुआ था वही गेम सेम इधर भी हुआ है, लेकिन 7 वोटों पे उधर भी मसला बन गया था, 7 वोटों का इधर भी मसला बन गया। और ये जो 7 वोट है, ये जो मसला बन गया है, तो अगर नेशनल असम्बली में वो सेलिब्रेट हो रहा था तो फिर सेनेट में क्यों उसकी मुखालफत हो रही है अपोजिशन पार्टीज़, यानी गेम उधर भी गलत था और गेम इधर भी गलत है, दोनों जगह पे गलत है। तो ये अंडरस्टूड सी बात थी और मेरे ख़्याल में हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो शायद इस वजह से भी ये चीज़ नहीं चाह रहे कि ये जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो ये इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होते, क्योंकि यही पार्टीज़ जो है फिर फ्यूचर में इनके गवर्नमेंट्स आएंगे तो अगर एक चीज़ ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाती है तो फिर ये पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। कल को जिसकी भी हुकूमत आएगी, यही पार्टीज़ हैं, इनमें से आगे पीछे होगा तो ये शायद उनको सूट नहीं करते, इसलिए ये अमेंडमेंट को नहीं भी लेकर आएंगे। और इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो आज अगर
नवाज शरीफ का अगर 5 साल में इतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रही, इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रैली रही, इमरान खान साहब ने सारे कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो 5 साल अपने पूरे कर गए, क्योंकि वो जो अमेंडमेंट्स थी आइन में, जिसमें से कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर पाते, वो जो सारे उन्होंने ख़त्म कराए थे, आज वही चीज़ें जो गवर्नमेंट अपोजिशन पार्टीज़ के लिए एक चैलेंज है कि इनके इतने स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के बावजूद भी ये इस गवर्नमेंट को ख़त्म नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम अगर आप स्ट्रॉन्ग करोगे, सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगी तो उससे आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होगी। तो मेरे ख़्याल में शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारी 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनको ये बात सूट नहीं करती, इस वजह से वो ट्रांसपेरेंसी या ये जो ओपन बैलेट या इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग की जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की, जिसके तरफ हमें जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, अगर दुनिया में हो रही है तो हमें भी जाना चाहिए। तो ये मैसेज तो क्लियर है कि 7 वोट अगर उन्होंने वहाँ मैनेज कर दिए तो गवर्नमेंट ने 7 वोट इधर मैनेज कर दिए, तो ये ज़ीरो सम गेम हो गया, इक्वल हो गया सब कुछ। आपसे पूछूंगी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने जितना कहा था हमें अपने लोगों पे एतमाद है, फिर तहरीक अदम एतमाद की बात की थी, फिर चेयरमैन सेनेट का जो कुछ हुआ, आप समझते हैं इखलाकी जवाज़ इनके पास कोई रहता है? अदम एतमाद अब लाएंगे ये लोग? 51 वोट चाहिए इनको। देखें, अब आज भी मेरी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर हैं, जिनके नुमाइंदे हैं सादिक संजानी, उनसे भी बात हुई तो वो कहते हैं अपोजिशन बेशक एक बार फिर अदम एतमाद का जो शौक़ है वो पूरा कर ले, हुकूमत जो है पूरी तरह तैयार है। पहले भी वो लेकर आए थे, पहले भी उनके सामने रिजल्ट था। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, उनकी अपना माइंड सेट है, उनकी अपनी सोच है। आप ये देख लें कि किस तरीके से इस वक्त PDM जो है आस्ता आस्ता बिखर रही है, क्योंकि जो उनका अलायंस है वो आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि अब वो जुड़ेगा नहीं बल्कि बिखरता जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जब उन्हें अदम एतमाद लाना है तो उन्हें अपने नंबर गेम्स भी पूरे करने पड़ेंगे। अगर नंबर गेम्स पूरे नहीं होंगे तो वो अदम एतमाद कैसे लेकर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से अब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो चुका है और जिस तरीके से अपने सेनेटर्स ने, इनके अपने सेनेटर्स ने अपनी ही क़यादत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है, सादिक संजानी को जो जितवाया है, मिर्ज़ा अफरीदी को जितवाया है, वो उसके बाद अब जवाब नहीं लगता कि दोबारा अदम एतमाद दिखाए। गो के बिलावल साहब ने कहा है कि ये जीत आर्जी है और एक मतलब ये ऑप्शन उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। हाँ, इस ऑप्शन को तो इसके अलावा उनके पास चारा कोई नहीं है, क्योंकि अब इनके पास एक ही चारा है कि ये निकलें, लॉन्ग मार्च करें और अपनी पावर शो करें, पब्लिक को बाहर लेकर आए। अगर स्ट्रीट पावर अब प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, कि उनके पास इस वक्त स्ट्रीट पावर नहीं है। वो सिर्फ इन तमाम दारों में मौलाना साहब के पास तो है ना, और मौलाना साहब के बारे में तो यही है कि मौलाना साहब ने जब कहा था कि वो पिंडी लॉन्ग मार्च करेंगे तो उसके बाद उनका बयानिया तब्दील हो गया है, अब इस्लामाबाद मार्च की तरफ की बातें करें तो मौलाना साहब को कुछ नजर आ रहा है शायद अभी भी होपफुल हैं कि जिस तरीके से गेम की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से, क्योंकि डे 1 से मौलाना साहब कहते थे कि इस्तीफे दें और इस्तीफे दें। ना पीपल्स पार्टी मानी, ना मुस्लिम लीग नून मानी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास सिंध है और मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि उन्हें पंजाब मिल जाए, अलायंस कर लें, किसी तरीके से मामला तय कर लें, मुस्लिम लीग काफ के साथ मामला कर लें, या दीगर आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ जोड़ तोड़ करके पंजाब में अदम एतमाद लेकर आएँ और वहाँ पर कुछ मामला चलाने। पंजाब की अपनी बात की, अदम एतमाद वहाँ लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। और कितने कामयाब हो सकते हैं? देखिए, अब तक 3 बार कोशिश हो चुकी है जो वज़ीर आला पंजाब है उस्मान बुज़दार साहब, उनको हटाने के लिए, और इसका प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब के नोटिस में बिल्कुल तमाम चीज़ें हैं कि वो कौन कौन से PTI के MPs हैं पंजाब में जिनके राब्ते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, कि वो किस तरीके से इन तमाम मामला का जायजा ले रहे हैं। और वाज़ेह कर दिया गया है उस्मान बुज़दार के ऊपर, पहले भी 3 महीने दिए थे और अब मजीद जो है हमें बताया जा रहा है कि 3 महीने और दिए गए उस्मान बुज़दार साहब को इन तमाम मामला को सबूत करने के लिए। और अभी भी जो है उस्मान बुज़दार साहब काफ़ी मुतमिन नजर आ रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है अपोजिशन जमातें अदम एतमाद नहीं लेकर आएंगी। सर, आपसे पूछूंगी कि एक मार्का जो है अपोजिशन ने सर किया और एक हुकूमत ने किया, 26 मार्च को लॉन्ग मार्च भी होने जा रहा है, किन मुश्किलात का सामना रहेगा हुकूमत को? इन चैलेंजेस को सियासी अंदाज में डील कर पाएगी? देखो, इस वक्त जो गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अपोजिशन से नहीं है। गवर्नमेंट को सबसे बड़ा चैलेंज जो है उसकी विद इन द गवर्नमेंट है।
और उसकी अपनी जो सबसे मेजर एक इशू है इस वक्त गवर्नमेंट के लिए जो चैलेंज बना हुआ है वो ये है कि गवर्नेंस की इश्यूज बहुत सीरियस इश्यूज है जो कि हर जगह पे हाईलाइट हो रहे हैं और इन्होंने इसकी बातें भी की थी। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज इस गवर्नमेंट के लिए इन्फ्लेशन है, यानी कीमतें जो आम रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में कैसे करते हैं, फिर आपकी वीट और शुगर की प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं। फिर आप IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं, IMF आपके ऊपर मज़ीद कंडीशन लगाएंगी आपके ऊपर। अब तो कोविड की वजह से आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया था, फिर आपके जो एक्सटर्नल साइड पे जो आपकी इकॉनमी के जो थोड़ा सी स्टेबिलिटी आ गई थी वो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जा रही है। तो ये जो गवर्नमेंट को अपने चैलेंजेस है ये बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट देखो अपोजिशन को पता है इस चीज़ का कि वो इस गवर्नमेंट को हटा नहीं सकते और न थ्रू लॉन्ग मार्च हटाएंगे। अगर ये लोग 1 लाख लोगों को लेकर आएंगे तो इमरान खान जो है ना 5 लाख लोगों को इस्लामाबाद लेकर आएंगे। अगर यही 90s वाला पॉलिटिक्स रिवाइव करना है, लेकिन मेरे ख्याल में अपोजिशन पार्टीज़ ये नहीं चाहेंगे कि एक सिंबॉलिक उन्होंने अपने आप को एक्टिव रखना है आने वाले इलेक्शंस के लिए और अपने आप को रेलिवेंट रखना है वोटर्स के साथ कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। अब ये सारा गेम उसी के लिए हो रहा है। ये लॉन्ग मार्च इन द सेंस गवर्नमेंट को हटाने का नहीं है और न ये गवर्नमेंट को थ्रू लॉन्ग मार्च हटाएंगे और न कोई जवाज़ बनता है और न कोई प्रोविज़न है इस तरह की कि लॉन्ग मार्च पे आप गवर्नमेंट्स हटा सकेंगे। तो जो चैलेंज गवर्नमेंट के लिए है वो ये है कि वो इन 2-3 चीज़ों को कैसे कंट्रोल करते हैं। अपने एक्सटर्नल साइड पे उनके इकॉनमी को कैसे स्टेबलाइज करते हैं कि जो इस वक्त दोबारा हालात ख़राब की तरफ जा रहे हैं और आपसे पहले सऊदी अरब ने अपने पैसे वापस ले लिए हैं। अब UAE की भी $1 बिलियन जो है वो मज़ीद अगर 1 साल के लिए वो नहीं देते और लेते हैं तो उसका भी हमारे ऊपर प्रेशर आएगा। फिर जून के बाद IMF के कंडीशन बहुत सख्त होते जाएंगे। वो कहेंगे कि इधर इधर टैक्सेस लगा दो, पैसे बढ़ाओ। आपका सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है तो वो कहते हैं कि एनर्जी की प्राइसेस बढ़ाने, बिजली की कीमतें बढ़ाओ, गैस की कीमतें बढ़ाओ। ये चैलेंज है इस गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए चैलेंज अपोजिशन नहीं है, गवर्नमेंट के लिए चैलेंज ये इकनॉमिक चीज़ें हैं कि अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाते और लोग इसी तरह परेशानी में रहते क्योंकि इनके पास अब रह गए बाकी 2 साल। तो ये जो 2 साल है अपोजिशन इनको इसी तरह इंगेज रखेंगे ताकि ये प्रेशर में रहे और इस तरह कुछ ऐसी चीज़ें वो ना कर सके ताकि आने वाले इलेक्शन में फिर उन पर पॉलिटिक्स होते रहें। तो इससे ज़्यादा हट के मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हालात आम इंतखाबात की तरफ नहीं जा सकते। इंतखाबात की तो कोई नहीं। 5 साल ये अपोजिशन भी नहीं चाहेंगे कि ये 5 साल से पहले इसकी हुकूमत ख़त्म हो, ये भी नहीं चाहिए क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो 5 साल है ये पूरे कर जाएं, अपना पीरियड पूरा कर ले और इनका जो परफॉर्मेंस है उसको लोग सामने रखते हुए फिर उस पर बेसिस पे देखो। अब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी बाई इलेक्शन हुआ हो और सिटिंग गवर्नमेंट हो और उसका कैंडिडेट हार जाए, ये बहुत रेयर होता है और हमने देख लिया। और उसमें जो मेजर इशू है जो लोग इस वक्त नाराज़ है, नाला है, परेशान है, वो कीमतों की वजह से परेशान है। लोगों के घरों के चूल्हे बुझ गए। हमारे खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को देखो, इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, हमारी पूरी इंडस्ट्री तबाह हो गई। इसी तरह आपकी बाकी इंडस्ट्रीज़ भी इसी तरह वो कर रहे हैं, लोग ले ऑफ्स कर रहे हैं, आप लोग निकल रहे हैं, लोगों की नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। तो वो तो जब आप ये चीज़ें देख रहे हैं तो ज़ाहिर है वोट तो लोगों ने देना है। जब लोग परेशान होंगे तो फिर तो ज़ाहिर है जो भी आगे खड़ा होगा और कहेगा कि ये इस गवर्नमेंट ने ये प्रोमिसेस किए थे उन्होंने पूरे नहीं किए, तो ज़ाहिर है आपको फिर वोट नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को चैलेंज अपोजिशन से नहीं है, इमरान खान को चैलेंज अपनी ही पॉलिसीज़ की वजह से है कि क्या वो उसको उन पॉलिसीज़ में से कोई ट्विस्ट लेकर आएंगे जिससे कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आने वाले 2 सालों में उस पर वो काबू पाते हैं कि नहीं पाते, और अगर नहीं काबू पाया तो इसी तरह वाइप आउट हो जाएगा जिस तरह पंजाब से पीपल्स पार्टी हो गई थी या बाकी पॉलिटिकल PMLQ जिस तरह पंजाब से फारिग हो गई थी। तो PTI भी कोई ऐसी आइडियोलॉजिकल पार्टी तो नहीं है ना कि जिसके बेसिस पे उसको लोग वोट देंगे। बिल्कुल। आपसे पूछूंगी कि हुकूमत का और PDM का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखें कि आने वाले वक्त PDM का मुस्तकबिल तो मैंने आपको अभी बता दिया है कि इस वक्त जो है डिवाइड PDM चलती रहेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो माइंड सेट्स है वो टोटल डिफरेंट है और इनमें मज़ीद जो है लड़ाई पड़ेगी आने वाले दिनों में।
और आप देखिएगा कि किस तरीके से जो ये लॉन्ग मार्च के बाद मामलात को किस तरफ जाएंगे और ये और 2 साल का इत्तेहाद नहीं है इनका। ये एहतियात 2 साल का 6 महीने का भी एहतियात आपको नजर नहीं आएगा। 2 साल का बहुत दूर की बात करनी है, क्योंकि आपको ये बता दूं कि जिस तरह मुबारक भाई ने बात की कि हुकूमत जो है पूरी तरह ऑन कमांड है। सिर्फ प्रॉब्लम उनको अपनी गवर्नेंस का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, जो मुश्किलात हैं इस वक्त एक आम आदमी की जो मुश्किल है उसका सबसे बड़ा इस वक्त जो है, अगर वोट नहीं पड़ेगा इमरान खान को आने वाले इलेक्शन में तो उसका सबसे बड़ा जो है नुकसान वो ये होगा कि आवाम महंगाई से तंग है, आवाम बेरोजगारी से तंग है, आवाम मजबूर है कि कुछ खाने को नहीं है, उसके पास कुछ पीने को नहीं है। और जहाँ तक आप बात करें पीडीएम की, तो पीडीएम का मुस्तकबिल मैंने आपको बता दिया कि 6 महीने से ज़्यादा पीडीएम का